रिफ्यूजी या फिर असाइलम सीकर आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ग्लोबली बात करूं तो 2023 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 37 मिलियन यानी 4 करोड़ के आसपास लोग रिफ्यूजी हैं और यूएनएचसीआर के हिसाब से 108.4 मिलियन लोग माइग्रेट हो चुके हैं। किसी देश के पास इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है और सोल्यूशन होगा भी कैसे। ये रिफ्यूजी अपने साथ में कई सारे प्रॉब्लम जो लेकर आते हैं, चाहे वो सोशल हो, रिलीजियस हो या फिर फाइनेंशियल। अब हर देश की अपनी खुद की कई सारी समस्याएं हैं और वो अपनी नई समस्या क्यों ही पालेगा। समय के साथ रेफ्यूजी की डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है। एग्जांपल देता हूँ, 1950 से पहले रेफ्यूजी उन लोगों को बोला जाता था जिनकी पूरी कम्युनिटी को ही उस देश से खतरा हो, जैसे यहूदी, रोमेनियाई, पारसी, यजीदी या फिर कुछ इलाकों में हिंदू, या किसी देश पर हमला हुआ हो या फिर सिविल वॉर चल रही हो। लेकिन आज के समय हर वो शख्स रिफ्यूजी है जिसके साथ में रिलीजियस, नेशनल, सोशल, रेशियल, पॉलिटिकल परसिक्यूशन या फिर वॉर, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, हंगर और क्लाइमेट चेंज जैसे कारण रहे हो। अब हर एक देश इनमें से कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो फेस कर रहा है, भले वो इंडिया हो या फिर कोई और देश। लेकिन ज्यादातर लोग वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ही भागते हैं। कारण सिंपल है, अगर मैं आपको अमेरिका जाकर जॉब या पढ़ाई करने का ऑप्शन दूं तो शायद ही आप एक बार इस देश को छोड़ने के बारे में सोचेंगे। और पंजाब की बात करूं तो शायद ही कोई रुकेगा। अगर मैं टॉप 10 रेफ्यूजी कंट्रीज की बात करूं तो इनमें सीरिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, सूडान, म्यांमार, कांगो, सोमालिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नाइजीर और इराक शामिल है। अब इनमें एक चीज कॉमन है, ज्यादातर मुस्लिम कट्टर देश हैं। देखा जाए तो टोटल ग्लोबल रेफ्यूजी में 48% मुस्लिम ही है। और ध्यान रहे, मैं यहाँ रेफ्यूजी की बात कर रहा हूँ, माइग्रेट की नहीं। रीजन कुछ भी हो लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है और सभी देश इसे कम करने में लगे हुए हैं। पर हर साल 12 से 19% की रफ्तार से रेफ्यूजीज बढ़ते जा रहे हैं। इस पूरी क्राइसिस को हम 6 पॉइंट में समझेंगे। फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द रेफ्यूजीज। सेकंड, रीजन ऑफ द रेफ्यूजीज और माइग्रेशन। थर्ड, हाउ पीपल एंटर इन अदर कंट्रीज। फोर, current situation of refugees in western countries. Fifth, what EU and United Nation policies for the refugee. Sixth होगा इसमें solution, क्या आखिरकार इन सारी समस्याओं का क्या हल है। समस्या इतनी बड़ी है कि इसे एक वीडियो में समझा पाना मुश्किल है, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट बनाए हैं ताकि आपको पूरी महाभारत समझ आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। हमने अभी तक सिर्फ 6 वीडियो अपलोड किए हैं और आपने दिल खोलकर प्यार दिया है, शेयर किया है, कमेंट किया है। आप सबके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। दुनिया भर की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम एक आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो शुरू करते हैं जियोपॉलिटिक्स वीडियो विद एनालिसिस। हिस्ट्री ऑफ द रेफ्यूजी। अगर हिस्ट्री की बात करो तो हम इसको किसी भी समय या फिर एरा से जोड़ सकते हैं। जब भी किसी 2 बड़े एम्पायर के बीच में वॉर होती है तो लोग बड़ी तादाद में यहाँ से वहाँ शरण लेने के लिए जाते हैं। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ग्रीको पर्शियन वॉर, फर्स्ट ज्यूइश रोमेनियन वॉर, ह्यूनिक रेक्लाइंस, अरब बेजेंटाइन वॉर, क्रूसेड, मंगोलियन इन्वेजन, रिवोकेशन ऑफ एडिक एंड नट्स, वॉर ऑफ द रोजेट, व्हाइट हाउस रेबेलियंस, बाल्कन वॉर्स या फिर वर्ल्ड वॉर 1 और 2। कुछ ऐसे ही नाम जिनकी वजह से लोगों को यहाँ से वहाँ अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था, जैसे सिकंदर, अशोक, चंगेज खान, मुगल, नेपोलियन और हिटलर। माइग्रेट करने के और भी कई सारे कारण होते हैं जिनमें खाना, मौसम, पानी शामिल होता है। देखा जाए तो आज हमने अपने अपने देशों को बांट लिया है, वरना पहले लोग आसानी से यहाँ से वहाँ जा सकते थे और कोई रोकने वाला नहीं था। माइग्रेशन तो एक थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन की तरह है, पर अब ऐसा नहीं है। 1789 वो समय जब दुनिया ने पहली बार डेमोक्रेसी का नाम सुना था। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1798 से लेकर 1815 तक हमें पहला ऑफिशियल रिफ्यूजी टर्म्स या फिर कंडीशन देखने को मिली थी। नेपोलियन के समय लोगों ने बड़ी तादाद में एक देश से दूसरे देश में शरण ली थी, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया और जर्मनी शामिल था। ऐसा माना जाता है कि उस समय 1 से 2 लाख लोग रहे होंगे। दूसरा सबसे बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस हमने 1914 से 1920 यानी वर्ल्ड वॉर 1 में देखा था, जहां तकरीबन 75 लाख लोग माइग्रेट होते हैं और तकरीबन 10 लाख लोग रेफ्यूजी बनते हैं। यहाँ रेफ्यूजी का मतलब वो लोग जो वापस अपने देश नहीं जा सकते। साल 1915 से 1921 में तकरीबन 10 लाख अर्मेनियाई लोगों को तुर्की छोड़कर भागना पड़ा था जब ओटोमन एम्पायर ने यहाँ पर कब्जा करना शुरू किया। आज भी कई सारे अर्मेनियाई और रोमेनियाई लोगों के पास में घर नहीं है। साल 1917 से 1921 में द रशियन रेवोल्यूशन के दौरान 15 लाख लोगों को रूस छोड़कर भागना पड़ा था। इस समय पहली बार रिफ्यूजीज के लिए कुछ किया जाता है। साल 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ द नेशन की शुरुआत होती है। साल 1921 में फ्रेडरिक नेल्सन ने हाई कमिश्नर ऑफ द रिफ्यूजी बनाया था। उस समय एक रिफ्यूजी के लिए एक पासपोर्ट जारी होता था जिसे नेल्सन पासपोर्ट बोला जाता था। इसकी मदद से कोई भी रेफ्यूजी यूनाइटेड नेशन के किसी भी देश में आ जा सकता था। लेकिन 1930 में फ्रेडरिक की मौत होने के बाद ये लीग ऑफ द नेशन पूरी तरीके से फेल हो गया और इसमें किसी की कोई भी मदद नहीं हुई। अब समय आता है इतिहास के सबसे खूनी जंग का। साल 1938 से 1945 वर्ल्ड वॉर 2 6 करोड़ लोगों की मौत का कारण बनने वाली ये वॉर थी। ये वो समय था जब तकरीबन
1,20,00,000 लोग रिफ्यूजी बन चुके थे। इनके पास न खाना था, न पहनने को कपड़े, न कुछ और। क्राइम और भुखमरी की वजह से चारों तरफ हालत खराब थी। इसी को देखते हुए 1950 में पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा हाई कमिश्नर फॉर द रेफ्यूजीज यानी UNHCR को बनाया गया। इसका मकसद था जिन देशों में भुखमरी या फिर सिविल वॉर जैसी कंडीशन है वहाँ खाना और रहने की सहायता करना। जो लोग परसिक्यूशन की वजह से अपने देश को छोड़कर आते हैं उन्हें एक सुरक्षित स्थान देना। इसके बाद UNHCR ने कई वॉर में बेघर हुए लोगों को सेटल करने का काम किया है। 1989 में बर्लिन वॉल के समय जब 37 लाख लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जाते हैं तो UNHCR ने ही इनकी मदद की थी। और भी कई सारे उदाहरण हैं, पर ये इतनी इफेक्टिव नहीं रही। इनका ज्यादातर काम एशिया और अफ्रीका जैसे देशों में ही सिमट कर रह जाता है। सिर्फ 2005 ही वो इकलौता समय था जब थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद फिर रेफ्यूजीज की संख्या हमेशा 10 से 15% की हाइप पर ही रही है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जिनकी वजह से आज भी ये हाइप बनी हुई है। वॉर ऑफ अफगानिस्तान, इराक वॉर, वॉर ऑफ दारफा, इंसर्जेंसी इन खैबर पख्तूनवा, लीबिया क्राइसिस, सीरिया सिविल वॉर, साउथ सुडान सिविल वॉर, म्यांमार सिविल वॉर और रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये कुछ बड़े कारण हैं जिनकी वजह से आज भी हर 100 में से एक इंसान रिफ्यूजी है और ग्लोबल नंबर 108.4 मिलियन हो चुका है। ये तो जान लिया आपने हिस्ट्री। अब बात करते हैं माइग्रेट होने के कारण, द रीजन ऑफ द रेफ्यूजी माइग्रेशन। अब सोचेंगे कि लोग माइग्रेट तो वॉर की वजह से ही होते हैं, फिर ये लाइन क्यों? रुको, माइग्रेट होने के पीछे और भी कई सारे कारण होते हैं। कई बार वॉर नहीं होती, लोग बस एक अच्छे फ्यूचर के लिए भी माइग्रेट होते हैं। और भी रीजन होते हैं, बताता हूँ कैसे। बांग्लादेश में कौन सा मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, फिर भी वो लोग भारत आते हैं। और बंगाली ही नहीं बल्कि बर्मीज, पाकिस्तानी, अफगानी और कुछ अफ्रीकन देशों के लोग भी आज भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ऐसा एस्टिमेट है कि तकरीबन 5 करोड़ के आसपास ऐसे लोग अभी भी हैं, जो आज कई सारे प्रॉब्लम का कारण है। जिससे बांग्लादेशी की बात करूं तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दंगों में शामिल रहते हैं। बर्मीज की बात करूं तो वो पॉपी कल्टीवेशन, मिलिटेंट ग्रुप को हथियार देने में शामिल है। पाकिस्तानी की बात करूं तो ड्रग, हथियार और यहाँ के मुसलमानों को रेडिकल करने में शामिल है, जैसे PFI और सिमी। अफ्रीका की बात करूं तो वो ड्रग ट्रेड में शामिल है। अब सभी लोग गलत नहीं होते, लेकिन एक चंक ऑफ द ऑडियंस ऐसी ही है। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस इन्हें आए दिन गिरफ्तार करती रहती है। सेम ऐसी ही प्रॉब्लम बाकी के देशों के साथ में है। माइग्रेशन में इकोनॉमिकल और सोशल रीजन भी होते हैं, जैसे पाकिस्तान में हिंदू और क्रिश्चियन लोगों के साथ में आए दिन इन्हें परेशान किया जाता है। इनकी लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर इस्लाम कबूल करवाया जाता है और किसी भी 50 साल के आदमी के साथ इनकी शादी करवा दी जाती है और कोई कुछ नहीं बोलता। अगर कुछ बोलता है तो उसे गायब करवा दिया जाता है। ऐसा ही पश्तूनों, कलिशी, बलूचों, अहमदिया और सिया मुसलमानों के साथ में भी होता है। ऐसा ही अफ्रीका के हुती और तुत्सी लोगों के बीच में भी होता है, जहाँ तुत्सी लोगों का हर रोज परसिक्यूशन होता है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बात करूं तो यहाँ पर करंट गवर्नमेंट और मिलिट्री के अत्याचारों से लोग इमिग्रेट होते हैं। अफ्रीका की तो बात आप हर एक देश के साथ में जोड़कर देख सकते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ ज्यादातर मुस्लिम लोग ही माइग्रेट होते हैं, जबकि वहां पर मुस्लिम की ही सरकार है। सिर्फ 2022 में ही 2,80,000 लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ा था। सीरिया का तो 2011 से ही सिविल वॉर के चलते प्रॉब्लम है, जहां अब तक 1,20,00,000 लोग देश को छोड़कर जा चुके हैं। बर्मा की बात करें तो यहाँ हमेशा मिलिट्री का राज ही रहा है, लेकिन 2017 में बुद्धिस्ट और मुस्लिम लोगों के बीच में विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद 12 लाख लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अगर मैं US मैक्सिको बॉर्डर की बात करूं तो यहाँ पर हर रोज 10,000 से भी ज्यादा लोग रेफ्यूजी बनकर आते हैं और क्रॉस बॉर्डर करते हैं। इसमें 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडियन लोगों की है। अब बताओ, भारत में कौन सा लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग माइग्रेट करते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि लोग रेफ्यूजी क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनके पीछे कारण क्या है, लेकिन ये लोग माइग्रेट करते कैसे हैं और किन मुसीबतों का सामना इन्हें करना पड़ता है। और क्या आपको पता है 2014 से लेकर अब तक 50,000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान देनी पड़ी है सिर्फ माइग्रेशन के दौरान। अगर किसी को एक देश से दूसरे देश जाना हो तो वो वीजा लेकर जाता है, लेकिन जिनको वीजा नहीं मिलता उन्हें टंकी या फिर एजेंटों की मदद से बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है। हर एक देश का अपना एक रूट होता है, आने वाली मुसीबत होती है, और ये कोई सस्ता नहीं होता, बल्कि 10 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक होता है। अगर इंडिया की बात करूं तो US जाने के लिए अमेरिकन कॉन्टिनेंट के किसी भी गरीब देश जिसका वीजा आसानी से मिल जाता है, जैसे एल सल्वाडोर, चिली, होंडुरास, इक्वाडोर, कोलंबिया या फिर पेरू, और भी कई सारी कंट्रीज है जिनका बॉर्डर या फिर रूट अमेरिका से मिलता हो। अगर यूरोप जाना हो तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की और ग्रीस का रास्ता होता है। अफ्रीकन देशों की बात करूं तो यहाँ पर 2 और 3 रूट ही ज्यादा फेमस है, जिसमें ट्यूनीशिया का सफेक्स रीजन, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और डोको ई इलेवरो। यहाँ पर लोग बोट की मदद से रास्ता पार करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक मेडिटेरेनियन सी से। आपने कई बार सुना होगा कि 800 लोगों से भरी हुई नाव ग्रीस के समुद्र के बीच में डूब जाती है।
कभी इटली के समुद्र के पास डूब जाती है। यहाँ आए दिन लोगों की लाश पानी पर या फिर किनारे पर तैरती हुई मिलती है। एक 10 लोगों की कैपेसिटी वाली नाव पर 50 से 80 लोग सफर करते हैं, जो कि खतरे से खाली नहीं होता। ज्यादातर ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्हीं को अपना निशाना बनाते हैं। अगर मैं बात करूं सदर्न अमेरिका के देशों की, तो कोलंबिया, गुयाना, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, हैती, जमाइका, ग्वाटेमाला और मेक्सिको वो देश है जहां के लोग आए दिन अमेरिका का रास्ता तय करते हैं। न तो इनके पास पैसा होता है, न ही साधन। पनामा और मेक्सिको के खतरनाक जंगल्स और ड्रग माफिया से बचकर मुश्किल से ये अमेरिका पहुंच पाते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आगे जाकर भी रिफ्यूजीज और असाइलम मिलने के सिर्फ 1% चांस होते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आगे जाकर भी रिफ्यूजीज और असाइलम मिलने के चांस सिर्फ 1% होते हैं, तो बाकी के लोगों का क्या? और यूरोप, अमेरिका, कनाडा या फिर और बाकी के देश रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम से डील करते कैसे हैं? रिफ्यूजीज के साथ में किस तरीके का बर्ताव किया जाता है? और क्यों ज्यादातर लोगों को युगांडा भेज दिया जाता है, जो खुद एक बहुत गरीब देश है? और अंत में बात करेंगे सॉल्यूशन की, लेकिन सब अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक और वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।